हाय एवरीवन, मैं हूं मधुलिका नायक, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर। ऐसी किसी भी सर्विस को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सीधे वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके बुकिंग्स भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज मैं जिनका केस लेकर आई हूँ वो एक मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाली फ़ीमेल है। इसीलिए मैं उनका नाम जो यहाँ ऑफकोर्स मैं काल्पनिक नाम रखने वाली हूँ, उनका रियल नेम तो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी। तो उनका नाम मैं यहाँ रज़िया रख रही हूँ। रज़िया की ये पास्ट लाइफ स्टोरी बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक आई ओपनर की तरह काम कर सकती है कि किस तरीके से इस लाइफ में जब हम रिलेशनशिप्स में बहुत उलझ जाते हैं कि मेरे पास ऐसे और भी कई सारे पहले भी केसेस आए हैं जब आप उस इंसान के साथ इतना भी इंटेंसली कनेक्टेड नहीं हुए थे, ना ही आपका उनसे कोई ऐसा अफेयर भी हुआ था, बट आप बहुत ज़्यादा उनसे वो आपकी सफ़रिंग की वजह बन गए। मैं बता दूं कि रज़िया एक मैच्योर्ड फीमेल लेडी है, उनके अपने 2 बच्चे हैं, अच्छी खासी फैमिली है। बट ऐसे में एक बार वो किसी टूर पर गई। टूर पर एक यूसुफ नाम के लड़के से मिली और इनको उनसे क्या अटैचमेंट हुआ, जबकि दोनों में ना तो कभी कोई अफेयर है, कुछ नहीं है। उस बंदे ने एक अच्छी ही इनको मतलब आगे स्पिरिचुअल लेवल पे इनको आगे ही बढ़ाया, हेल्प ही किया, बट ये उनसे बहुत ज़्यादा इंटेंसली कनेक्ट हो गई। इतना कि इनको जब उनकी याद आए जो बहुत फ्रीक्वेंट थी, इनको पैनिक अटैक्स आने लगे, एंग्जाइटी होने लगी कि अभी यूसुफ चाहिए। ऐसी उनकी कंडीशन होनी स्टार्ट हो गई थी। ये खुद एक कमिटेड फीमेल थी। इस तरह का इशू इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होने लगा कि वो नहीं रहना चाहती थी इस फेज़ में। अब इनको ये भी डर लग रहा था कि कहीं यूसुफ इनके ऊपर कुछ कराते तो नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक या कुछ, क्योंकि ये इन चीज़ों से भी जूझ रही हैं। तो हमने जब देखा तो यस, उनका कोई कनेक्शन नहीं था, यूसुफ इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं करा रहे थे। ये अटैक्स इनको खुद ही उनके प्रति आ रहे थे, जबकि यूसुफ ने भी कभी उनको इस तरह का कोई अटेंशन नहीं दिया है। उन्होंने क्लियर ही कहा है कि ऐसा कुछ उनके मन में नहीं है, और ना ही इन्होंने कभी ऐसा कोई हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ या ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर इस लेवल पर आई हैं। लेकिन ये उनकी मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और वो इनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा था जब इन्होंने मुझसे कनेक्ट करा था। हमारी जब बात हुई, हमने रिग्रेशन करना तय किया। इनको जब रिग्रेशन में ले जाने की कोशिश करी, ये अच्छे ट्रांस में भी जा चुकी थी, लेकिन इन पर ब्लैक मैजिक अटैक के साथ साथ स्पिरिट भी अटैच्ड थे। जब ऐसा होता है तो ये स्पिरिट्स आपको जाने नहीं देते हैं, पास्ट लाइफ में बैरियर्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में अगर जो बंदा जा रहा है उसमें अगर हिम्मत है वो इनसे लड़ सकता है। जैसे ऐसे हम लोग यहाँ देते हैं थेरेपीज़, कुछ ऐसे सजेशंस जो आपको हेल्प करते हैं उनसे निकलने में। बट यहाँ पे रज़िया काफ़ी ज़्यादा घबरा जा रही थी, वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। तो इन चीज़ों को समझते हुए उनका सेशन वहीं पर मैंने रोका। जब इस तरह का कोई केस आता है कि आप अपनी रूट कॉज पर नहीं जा पाते हैं, तो ये मेरे पास ही मतलब ये मेरी तरफ से है कि अगर पहले सेशन में आप किसी वजह से रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाए हैं या फिर ट्रांस पे नहीं जा पाए हैं, तो मैं एक और आखिरी मौका देती हूँ, जिसका कोई अलग चार्ज नहीं होता है, बिकॉज चार्जेस रिफंडेबल नहीं है। आप जा पाओ, कोई भी क्लाइंट जा पाता है या नहीं, ये उसकी अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर, अपनी बैरियर्स पर डिपेंड करता है। वो कितना लॉजिकल है या कितना चीज़ों को लेता है, इमेजिनिंग कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस माइंड को एक्टिव रखता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं इंसान के साथ जो उसे जाने नहीं देती हैं। ऐसे में थेरेपिस्ट का अपना तो टाइम लगता ही है, कोई जा पाए चाहे ना जा पाए। तो हमारे PLR के केस में इसीलिए फ़ी रिफंडेबल नहीं होती है। ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं और एक मौका देती हूँ। इस सेकंड चांस में ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद जाना चाहते हैं या आपकी जगह आप चाहते हैं कोई और जाए, या फिर हमारा कोई पार्टनर आपकी जगह जाए। अगर हमारा कोई पार्टनर आपकी जगह जाता है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। बट अगर 2 सेशन के बाद आप तीसरे सेशन के लिए कहते हो कि नहीं मुझे अब थर्ड पार्टी किसी को भेजना है, तो फिर पूरा अमाउंट लगता है, पूरा फिर जो फ़ी होती है वो पूरी लगेगी। तो ऐसा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। ये जब पहली बार नहीं गई, हमारी काफ़ी बात हुई, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये थर्ड पार्टी कराएंगी, ये खुद नहीं जाएंगी, बिकॉज शी न्यू कि इनके साथ क्या इशू है, तो बेबी ये सेकंड चांस में भी ना जा पाए।
तो हमने थर्ड पार्टी सेशन इनका बुक कर लिया एंड हमारे सरोगेट पार्टनर जो हैं वो इनके बदले गए। हम किसी को भी आपके बदले आपकी परमिशन से लेके जा सकते हैं। वो पर्सन की विजन उतनी अच्छी क्लियर होनी चाहिए एंड जो हमारे पार्टनर का है उन्हें इनका पास्ट लाइफ देखा। वहाँ हमने जाना कि ये पास्ट लाइफ में भी एक मुस्लिम फैमिली से थी। इनका नाम आफ्ताब था। आफ्ताब की शादी उनके पेरेंट्स ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक लड़की से कराई थी, जबकि आफ्ताब किसी और से शादी करना चाहते थे। शादी हो गई बट इन्होंने उस लड़की को नहीं अपनाया, ना ही इमोशनली ना ही फिज़िकली, कैसे भी नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी पसंद की लड़की से दूसरी शादी कर ली। और इस लड़की को कभी छोड़ा तो नहीं, जिससे शादी इनके पेरेंट्स ने कराई थी उस लड़की को इन्होंने कभी छोड़ा नहीं कि हाँ भाई मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। फाइनेंशियल लेवल पर उठाते थे बट बाकी कोई उनसे रिश्ता, कोई ताल्लुकात पूरी लाइफ नहीं रखा। अब यहाँ ये जो इमोशनल पेन, ये जो इनकी फर्स्ट वाइफ गुजरी, ये फर्स्ट वाइफ इनकी इस लाइफ में यूसुफ है। स्टोरी सिर्फ इतनी सी थी जो पूरी लाइफ एक इमोशनल पेन में एक लड़की के लिए चली गई। नेक्स्ट लाइफ में अब वो लड़की फिर से एक दोस्त बनकर यूसुफ के रूप में रज़िया को मिलते। इस जन्म में रज़िया फीमेल है। बहुत सारी सफरिंग है इनके साथ, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, स्पिरिट्स हैं, सारी प्रॉब्लम से झेल रही हैं और ये बार बार इनके साथ होता है। तो ये हमारी पास्ट लाइफ सफरिंग्स होती हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, अलग अलग कर्मास अलग अलग इश्यूज हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो जब हमने आफ्ताब और उनकी फर्स्ट वाइफ का कनेक्शन देखा जो इस लाइफ में यूसुफ के रूप में इनके सामने आए हैं, तब हमने बताना चाहा, आफ्ताब को समझाना चाहा कि क्या आपको नहीं लगता कि आपने इनके साथ गलत किया है। बट तब तक भी उनको रियलाइज़ वो नहीं किए थे। उनका कहना था कि मैंने क्या गलत किया, गलत मेरे पिता ने किया, उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कराई। तो यहाँ काफ़ी कुछ उनको समझाने के बाद, अच्छी कई सारी पहलुओं को दिखाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि जाने या अनजाने इनजस्टिस तो किया था उन्होंने। एक लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हुई थी जिसे कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में वो बहुत गिल्ट में आ गए। उन्होंने अपनी पहली पत्नी से माफ़ी भी मांगी। माफ़ करना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने कार्मिक कॉर्ड्स हटाए, हमने और भी कुछ थेरेपीज़ होती है वो भी अप्लाई किया, ताकि जो सोल है वो थोड़ा शांत स्टेट में आ सके, पीसफुल स्टेट में आ सके। एंड यस, वो पीसफुल स्टेट में आई। उन्होंने आफ्ताब को माफ़ किया। माफ़ करने के बाद हमने यूसुफ से भी इनके कार्मिक कॉर्ड्स को रिमूव करवाएं। एंड एज अ रिज़ल्ट जब वो वापस ये सारा रिग्रेशन ख़त्म हो गया, उनको सब कुछ पता चल गया कि इस तरह की इशू उनके साथ हुई है यूसुफ के साथ पास्ट लाइफ में। तो अब इस लाइफ में धीरे धीरे उनका जो पेन है उनके लिए, उनकी जो इमोशनल एक जो ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, वो अपने आप ग्रेजुअली कम होता चला गया। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि इसी दौरान, बिकॉज मुझे पता था कि उनके ऊपर स्पिरिट अटैक है विथ ब्लैक मैजिक, तो मैंने अपने पार्टनर से ये भी चेक करवाया था। तो यस, इनके ऊपर 3 फीमेल स्पिरिट्स हमें दिखी थी। 3 फीमेल स्पिरिट्स जो काफ़ी डरावनी थी। मेरे पार्टनर कहे थे बहुत डरावनी, मैं नहीं देख सकता। सो इनको भी मैंने बस कंफर्म मैं करना चाहती थी कि जो मैंने ऑरा स्कैनिंग करी है वो कितना क्या है। तो स्पिरिट रिमूवल हमारे साथ मानवी मैम है, वो करती हैं। तो रज़िया का रिग्रेशन ख़त्म होने के बाद इन्होंने स्पिरिट भी रिमूव करवा लिए थे अपने ऊपर से मानवी मैम के थ्रू। मानवी मैम एक रात में ही काम ख़त्म कर देती हैं, तो ये बहुत ख़ास बात है उनकी। तो उसके बाद ये काफ़ी रिलीफ वाले मोड में चली गई हैं। कोई एंग्जाइटी अटैक्स अब ऐसे आते नहीं, कोई पैनिक अटैक्स कुछ खास होते नहीं। याद आती है बहुत माइनर, उसका इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो फिर से एक्चुअली रिग्रेशन करवाने के लिए कुछ देर पहले उन्होंने मुझसे कनेक्ट करा, वो एक और रिग्रेशन करवाना चाहती हैं किसी और मैटर पे। उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। काफ़ी खुश हैं वो अब इस इमोशनल पेन से निकल के। जो स्पिरिट्स ने उनको परेशान कर रखा था, उनसे निकलने के बाद अब वो सेल्फ लव के मोड पर आ पाई हैं, खुद पर ध्यान दे पा रही हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पा रही हैं। हालांकि ब्लैक मैजिक का असर अब भी उन पर है, वो रिमूव नहीं करवाई पाई थी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण, बट मैंने रास्ते कई बता दिए थे। आई होप उन्होंने करे होंगे।
बट शी इज़ अ पीसफुल सोल दैन बिफोर नाउ। सो मैं यहाँ पर इस स्टोरी के थ्रू हर उस पर्सन से यहाँ कहना चाहती हूँ, हम जब कोई जिम्मेदारी में आ जाते हैं, फिर चाहे वो जिम्मेदारी हमारी मर्ज़ी से हो या ना हो, अगर हम किसी से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है मेरा उससे कर्म बंधन है, इसीलिए जुड़े हैं। अगर हम लोग उस कर्म से भागते हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, तो उसके नतीजे भोगने के लिए हमें हमेशा हमेशा रेडी रहना चाहिए। वो नतीजा इस लाइफ में फेस करना हो या अगली लाइफ में, वो किस रूप में आपको मिलेंगे, नो वन नोज दैट। इसीलिए आप जब भी किसी रिलेशनशिप में आते हैं, उसकी वैल्यू करना सीखें, उसको रेस्पेक्ट करना सीखें। आज का आपका ये डिसरेस्पेक्ट, आज का आपका किसी के साथ लॉयल ना होना, उसे प्यार ना देना, उसको उसका हक ना देना, ऐसी कई सारी चीज़ें ये एक लाइफ में अगर आप नहीं करते हैं, हो सकता है इसी लाइफ में इमीडिएट आपको किसी और से ये रिएक्शन फेस करना पड़े, या फिर नेक्स्ट लाइफ में सिचुएशन इससे भी वर्स हो जाती है। और जब तक आप अपना कार्मिक लेसन नहीं सीख लेते हो, तो ऐसी सिचुएशंस आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। सो आई होप कि ये स्टोरी रिलेशनशिप के इश्यूज़ जितने लोग इस तरह के इशू में हैं, क्योंकि ये पहला केस नहीं है जो मैंने ऐसा हैंडल करा कि आप मैरिड हैं, बाल बच्चेदार हैं, या किसी ने किसी से इस तरह से इमोशनल अटैचमेंट हो गया कि वो खुद परेशान हो कि अचानक क्या हो गया है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस। तो शायद इसको सुनने वाले और भी कई लोग होंगे जो ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरे होंगे। मैं यह सजेस्ट करूँगी, या तो आप रिग्रेशन करवा के उनसे सारे कार्मिक टाइज काट लीजिए, या नहीं तो फिर कोशिश कीजिए कि आप होपोनोपोनो पूरे दिल से अपने आप को गलत मान के कि हाँ मैंने ही कुछ किया होगा, इस मोड पे आकर पूरे 90 डेज तक उस पर्सन को 108 टाइम्स लगभग, मतलब 108 टाइम्स यानी गिनना ही ज़रूरी है, आप लगभग टाइमर सेट कर लें और पूरे दिल से उस पर्सन को देना स्टार्ट कर दें। धीरे धीरे जब कार्मिक टाइज डिज़ॉल्व होंगे, आपकी लाइफ में राहत आएगी, आपके इमोशंस को थोड़ा सा लेवल मिलेगा और आप एक बेटर सोल हो पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये स्टोरी आपके लिए एक आई ओपनर फिर से रही होगी। ऐसे फिर से एक और केस के बारे में हम बात करने वाले हैं अगले वीक में। थैंक यू, टेक केयर।